अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है ये SLO 6.4 के बारे में है, मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो पहले मैंने आपको वर्क के बारे में बताया था, फिर मैंने आपको पावर के बारे में बताया था, और एनर्जी के बारे में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ भी करवा दिया था। और अब जो मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी कहाँ से हासिल की जाती है, कैसे कन्वर्ट होती है, वो सारा कुछ इसमें करेंगे। तो सबसे पहले 6.4.1 आता है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी मेरे चैनल को देखते हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि आपको जो आने वाला लेक्चर उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसी तरह से मैं लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, उसमें भी आपको बहुत दिलचस्प चीज़ें जो सी हैं वो मिलती हैं। और चैनल जो सा है उसको शेयर भी किया करें, और इसी तरह से वीडियो जो सी है पूरी देखा करें, ताकि आपको लेक्चर जो सा है पूरे तरीके से भरपूर अंदाज में समझ आए। तो अब शुरू करते हैं। 6.4.1 SLO जो सा है ये है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये नॉलेज के बारे में है, यानी कि सिर्फ इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। अब कंजर्व का मतलब ये होता है जो कि ज़ाया ना हो, यानी कि जो फिनिश ना हो, बल्कि एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताया था, आज फिर यहाँ पे बता देता हूँ। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्राम वन फार्म टू अदर फार्म द टोटल एनर्जी एट एनी टाइम रिमेंस कांस्टेंट। यानी कि जब भी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होती है, यानी एक फार्म से दूसरी फार्म में एनर्जी चेंज होती है, एक फार्म से दूसरी फार्म में, तो टोटल एनर्जी जो सी है एट एनी टाइम, जिस टाइम पे भी टोटल एनर्जी लेंगे वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो सी है वो ज़मीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा होती है, और पोटेंशियल एनर्जी हाइट के ऊपर सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन अगर दरमियान में आ जाए, जिस तरह से हमारे पास 20 मीटर की हाइट है, तो 10 मीटर पे आके आधी काइनेटिक हो जाएगी, आधी पोटेंशियल हो जाएगी। ठीक है। तो लेकिन टोटल करेंगे तो वो टोटल एनर्जी जितनी हाइट पे है, जितनी ज़मीन पे है, उतनी ही सेंटर में होगी, यानी सारे जो सी बराबर रहती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, यानी कि वो सेम रहती है, ज़ाया नहीं होती। उसके बाद हम चलते हैं 6.4.2 पे। डिस्क्राइब द प्रोसेसेस बाय विच एनर्जी इज़ कन्वर्टेड फ्राम वन फार्म टू अनदर विद रेफरेंस टू नंबर 1 फॉसल फ्यूल एनर्जी, नंबर 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन, नंबर 3 सोलर एनर्जी, नंबर 4 न्यूक्लियर एनर्जी, नंबर 5 जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी और बायोमास एनर्जी। और ये कुछ 7 के करीब एनर्जीज़ दी गई हैं, जिसके बारे में हमने देखना है कि कैसे एनर्जी जो सी है वो कन्वर्ट होती है इनके ज़रिए से एक फार्म से दूसरे फार्म में। तो ये यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता था इतना ज़्यादा, तो ये मैंने सोचा कि मैं आपको बुक से देख के तो करवा दूँगा, तो मैंने इसलिए पेज मेंशन कर दिए यहाँ पे। जिस तरह से सबसे पहले नंबर पे है फॉसल फ्यूल एनर्जी, तो ये पेज नंबर 128 129 पे है पीटीबी की बुक पे। तो ये मैं वो यहाँ से 128 129 से जो सा आपको समझा दूँगा। जिस तरह ये देखें, ये टॉपिक लिखा हुआ है मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसमें ये सारे आ जाते हैं। सबसे पहले फॉसल फ्यूल एनर्जी वी यूज़ कम्स फ्रॉम द सन, विंड एंड वाटर पावर। ठीक है, वाटर पावर ETC। एक्चुअली ऑल ऑफ द एनर्जी वी गेट कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन। यानी कि आपको विंड एनर्जी भी सन से मिलती है इनडायरेक्टली तौर पे, यानी कि अगर प्रेशर कम होगा तो हवा चलेगी उस जगह पे। इसी तरह से जो सा वाटर है वो भी बादल आएंगे, पानी आएगा तो तभी हासिल होगा पानी। तो इस तरीके से जो भी एनर्जी हमें हासिल होती है उसकी मेन सोर्स जो सी है वो सन है। उसके बाद कहता है फॉसल फ्यूल एनर्जी क्या है जी। तो ये मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, फॉसल फ्यूल होते क्या हैं। जब आज से करोड़ों लाखों साल पहले जो चीज़ें ज़मीन में दफन हो गई किसी वजह से, ज़लज़ले की वजह से या कोई आफत की वजह से, वो जो सी चीज़ें थी ज़मीन में जब गई, तो ज़मीन के प्रेशर और हीट की वजह से तो
वो जो हज़ारों लाखों साल ज़मीन के अंदर रहीं, उसकी हीट और प्रेशर की वजह से वो फ्यूल में कन्वर्ट हो गई। वी यूज़ फॉसल फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल एंड गैस टू हीट आवर हाउसेस एंड रन इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। दे आर यूजुअली हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होती हैं, इसलिए हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये आप 10th क्लास में हाइड्रोकार्बन का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इसके बारे में। व्हेन दे आर बर्नड, जब इनको जलाया जाता है, दे कंबाइन विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, द कार्बन बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन बिकम्स हाइड्रोजन ऑक्साइड कॉल्ड वाटर, वाइल एनर्जी इज़ रिलीज एट हीट। तो एनर्जी जो सी हीट की सूरत में मिलती है। इन केस ऑफ कोल, कोल कार्बन होता है, जब ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और हीट एनर्जी मिलेगी। जब हाइड्रोकार्बन्स जिस तरह से गैस वगैरह है, ये जलेंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी हासिल होगी। तो आपने देखा होगा कि आपका जो किचन है वहाँ पे जब चूल्हा जलता है तो उसमें वाटर वेपर्स भी प्रोड्यूस होते हैं, और वो वाटर वेपर्स जो से हैं वो दीवारों को नमी प्रोवाइड करते हैं, और वो इसलिए कि ये वाटर जो है वो भी रिलीज़ होता है वेपर्स की सूरत में। फॉसिल फ्यूल्स टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन, हज़ारों लाखों साल लगते हैं उसको फॉर्मेशन में। दे आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, यानी एक दफ़ा यूज़ हो जाएंगे तो ये दोबारा यूज़ नहीं हो सकते, ज़ाया हो गए। वी आर यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स एट ए वेरी फास्ट रेट, हम फॉसिल फ्यूल को बड़ी तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो बन नहीं रहे उस तेज़ी से। देयर यूज़ इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे टू मीट आवर एनर्जी नीड्स। इफ़ वी कंटिन्यू टू यूज़ दैम एट प्रेजेंट रेट, इसी तरह से हम इसको यूज़ करते रहे, दे विल सून बी एग्जॉस्टेड, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। वंस देयर इन सप्लाई इज़ एग्जॉस्टेड, एक दफ़ा वो ख़त्म हो गए, दी वर्ल्ड वुड फेस सीरियस एनर्जी क्राइसिस। ज़ाहरी बात है, जब वो ख़त्म हो जाएगी गैस या ऑयल या चीज़ें, तो फिर उसके बहुत सीरियस जो सा है वो क्राइसिस आएंगे, वो दोबारा नहीं मिल सकेंगी। दस फॉसिल फ्यूल्स वुड नॉट बी एबल टू मीट आवर फ्यूचर एनर्जी नीड्स। दिस वुड कॉज सीरियस सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स फॉर कंट्रीज़ लाइक अस। ठीक है, जिस तरह से हमारी मुल्क है, हमारे मुल्क में पहले ही कमी है इस चीज़ की, तो हम बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ेंगे। देयरफॉर वी मस्ट यूज़ देम वाइजली, इसलिए हमें अच्छे तरीके से इसको यूज़ करना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम डेवलप न्यू एनर्जी सोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर सर्वाइवल, और सोर्सेज ढूंढने चाहिए ताकि अगर ये ख़त्म हो जाए तो हम उसको यूज़ कर सकें। मोर ओवर फॉसिल फ्यूल्स इंक्रीज हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स, these wastes include carbon monoxide and other harmful gases which pollute the environment, जो environment को pollute करती हैं। This causes seriously health problems such as headache, tension, nausea, allergic reaction और इरिटेशन ऑफ आइज़। तो ये सारी की सारी बीमारियां जो सी हैं ये गैसेस के हवा में जाने की वजह से होती हैं, और उसकी वजह से सारी बीमारियां पैदा होती हैं। लॉन्ग एक्सपोजर of these harmful gases may cause asthma, lung cancer, heart diseases and even damage to brain, क्योंकि nerves and other organs of our body, क्योंकि अगर ये ज़्यादा देर तक हम इन हवा में सांस लेते हैं जो कि पोल्यूटेड हो, तो उससे एक तो सांस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है लंग्स का। जब लंग्स सही तरीके से सांस नहीं भेजेंगे तो ब्रेन जो है उसके सेल डेड होना शुरू हो जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है नर्व सिस्टम जो है हमारा ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से ये उसने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बताया कि फॉसिल फ्यूल्स जो से हैं वो पोल्यूट भी करते हैं एयर, हमारी एयर को, हमारी इन्वायरमेंट को, और इसी तरह से रन आउट भी होते जा रहे हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन, जो कि पेज नंबर 130 पे है। तो अगले पेज पे जो सा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन है, यानी एनर्जी फ्रॉम वाटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहते हैं वाटर को, हाइड्रो वाटर की से निकला है, तो इलेक्ट्रिक यानी उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे हासिल करते हैं। तो ये है जी एनर्जी फ्रॉम वाटर, यानी डैम बनाए जाते हैं बड़े बड़े, उसमें वाटर स्टोर किया जाता है, और ये जब नीचे गिरते हैं तो यहाँ पे नीचे टर्बाइनें लगी होती हैं, वो चलती हैं, तो उससे जनरेटर चलते हैं, जनरेटर चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रिसिटी जो सी है वो फिर इलाकों को सप्लाई की जाती है। एनर्जी फ्रॉम वाटर पावर इज़ वेरी चीप, वाटर से जो एनर्जी हासिल की जाती है ये बहुत ज़्यादा चीप है। डैम्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट सूटेबल लोकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड,
तो ये मोती सूटेबल यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे पानी जो सा है वो हम स्टोर कर सकें और इर्द गिर्द की आबादी को नुकसान भी ना हो, वहाँ पे डैम बनाए जाते हैं। डैम्स सर्व मैनी पर्पजेज़, डैम जो सा है बहुत सारे पर्पजेज़ जो से हैं उसको पूरा करते हैं, ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाते बल्कि और भी चीज़ें जो सी इससे पूरी होती हैं। दे हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स बाय स्टोरिंग वाटर, जो फ्लड का पानी आता है वो अच्छे जो से समझदार ममालिक हैं उन्होंने डैम ऐसी जगह पे बनाए हुए हैं जहाँ पे फ्लड का वाटर जाके स्टोर हो जाता है। द वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन and also to generate electrical energy without creating much environmental problems। तो जब वो पानी नीचे आता है तो जो आगे जाता है वो फिर इरिगेशन के लिए भी यूज़ करते हैं और इसी तरह से और पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इससे इन्वायरमेंट प्रॉब्लम जो सा नहीं आता, ये कोई भी इसमें इशू नहीं है, इसमें कोई भी पोल्यूशन जो सी है प्रोड्यूस नहीं होती। तो इस तरीके से एनर्जी जो सी है हम वाटर से हासिल करते हैं। यानी एनर्जी अब पोटेंशियल एनर्जी होती है ये हाइट पे, जब नीचे आती है तो काइनेटिक एनर्जी बनती है, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से जनरेटर चलते हैं, टरबाइन चलती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एक फार्म से एनर्जी दूसरे फार्म में कन्वर्ट होती है। उसके बाद आता है जी सोलर एनर्जी। जो सोलर एनर्जी है वो देखना है कि किस तरीके से वर्क करती है। तो सोलर एनर्जी का टॉपिक जो सा है वो है पेज नंबर 130 पे ही, इसके ही नीचे है बिल्कुल एनर्जी फ्रॉम द सन। ये हम सन से एनर्जी, सोलर एनर्जी इज़ द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन and is used directly and indirectly. Sunlight does not pollute the environment in any way. The sun rays are the ultimate source of life on the earth. तो देखें सिर्फ अर्थ के ऊपर लाइफ है, तो यहाँ पे सनलाइट जो सी इस काबिल है कि हीट प्रोवाइड इतनी होती है कि जो ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है कि वो जो सी ना लाइफ इसके ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। वी आर डिपेंडेंट ऑन द सन फॉर ऑल आवर फूड एंड फ्यूल्स। If we find a suitable method to use a fraction of the solar energy reaching the earth, then it would be enough to fulfill our energy requirement। यानी कि हम अगर इस तरीके से चीज़ें बना लें कि सन से हम एनर्जी हासिल कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमें बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब जो सा मैंने आपको करवाया था वाटर से एनर्जी जो हासिल की जाती है ये रिन्यूएबल है, यानी इसे बार बार हासिल कर सकते हैं, ये ज़ाया नहीं होती। यानी पानी फिर आ जाता है चल जाता है, फिर आ जाता है चल जाता है। इसी तरह से सन भी रोज़ निकलता है, तो इस तरीके से सन से भी हम रोज़ एनर्जी हासिल कर सकते हैं, ये भी रिन्यूएबल है, यानी ये रन आउट नहीं होती। इसके लिए सोलर पैनल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, सोलर प्लेट्स यूज़ करते हैं। सोलर प्लेट्स क्या करती हैं कि वो सन की एनर्जी को कैप्चर करके, लाइट को, हीट को कैप्चर करके तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सी वो बैटरी में स्टोर होती है और बैटरी के ज़रिए से फिर आप अपने घर की चीज़ें जो सी हैं वो चला सकते हैं। तो इस तरीके से सन से भी जो सा है वो एनर्जी हासिल की जा सकती है। उसके बाद उसने इसमें टॉपिक लिखा सोलर सेल्स का। तो ये सोलर एनर्जी जो सी है सोलर सेल से हासिल की जाती है। आल्सो बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय सोलर सेल। सोलर सेल आल्सो कॉल्ड फोटो सेल, यानी लाइट से एनर्जी जो सा प्रोड्यूस करता है। इज़ मेड फ्राम सिलिकॉन वेफर। सिलिकॉन जो सा है ये असल में रेत जो सी होती है आपकी उधर से हासिल किया जाता है। व्हेन सनलाइट फॉल्स on a solar cell, it converts the light directly into electrical energy. Solar cells are used in calculators, watches and toys. Large numbers of solar cells are wired together to form solar panel। ठीक है, तो सोलर सेल को इकट्ठा करते हैं, सोलर पैनल बन जाता है। सोलर पैनल कैन प्रोवाइड पावर टू टेलीफोन लाइन बूथ्स, लाइट हाउसेज एंड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स। तो सोलर पैनल आर आल्सो यूज्ड टू पावर सेटेलाइट्स। तो सेटेलाइट जो सा है उसके ऊपर बार बार तो आप नहीं एनर्जी जो सी उसको नीचे बुला के तो कर सकते, तो वहाँ पे सोलर सेल लगा देते हैं, तो वो सोलर सेल जो से हैं तो वहाँ से एनर्जी हासिल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड हैं, सन रेज आर अंडरवे, ठीक है, जो कि बनाए जा रहे हैं। इन साइंटिस्ट कुड फाइंड एन एफिशिएंट एंड इनएक्सपेंसिव मेथड टू यूज द सोलर एनर्जी, then the people would get clean, limitless energy as long as the sun continues to shine। जब तक सन जो सा है वो चमक रहा है उस वक्त तक आपको एनर्जी जो सी है उसकी मिलती रहेगी मुसलसल तौर पे। तो इस तरीके से सन के ज़रिए से हम एनर्जी जो सी है वो हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी न्यूक्लियर एनर्जी। सोलर एनर्जी के बाद न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियस का जब तोड़ा जाता है तो उसके टूटने से बहुत ज़्यादा एनर्जी खारिज होती है, और आपने ये दो रिएक्शन पढ़े होंगे, फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन।
तो यहाँ पे हमारे फ्यूजन रिएक्शन तो बहुत मुश्किल होता है, कर तो लिया इन्होंने लेकिन वो मुश्किल होता है, लेकिन फिशन रिएक्शन जो है वो आसानी से हो सकता है। तो कहता है इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वी गेट एनर्जी एज ए रिजल्ट ऑफ फिशन रिएक्शन। During fission reaction, heavy atoms such as uranium atom split up into smaller parts releasing a large amount of energy। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सा वो निकालता है जब वो दो हिस्सों में टूटता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स गिव आउट ए लॉट ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड वास्ट अमाउंट ऑफ हीट। न्यूक्लियर रिएक्शन जब होता है उसमें न्यूक्लियर पावर स्टेशन प्लांट में तो बहुत ज़्यादा हीट हमें हासिल होती है। पार्ट ऑफ दिस हीट is used to run power plants while lot of heat goes waste into the environment। ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा हीट होती है कि आप उसको कैप्चर नहीं कर सकते ज़्यादा देर के लिए या उसको संभाल नहीं सकते, तो जितनी वो यूज़ हो सकती है आप यूज़ कर लेते हैं, बाकी जो सी है वो हवा में चली जाती है, वो ज़ाया हो जाती है। तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूल है ये भी नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि यूज़ हो जाते हैं तो ये ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर आता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी जो सा है ये आपका पेज नंबर 132 पे है, ठीक है जी। 132 पे जियो का मतलब होता है अर्थ यानी ज़मीन, थर्मल का मतलब होता है ज़मीन के ज़रिए से हीट हासिल करना। जियोथर्मल एनर्जी कैसे हासिल की जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ये ज़मीन है, एक जो सा सुराख आप इधर करते हैं, एक आप इधर करते हैं, ठीक है जी। यहाँ से आपने पानी अंदर भेजना है तो ये नीचे बहुत हीट और बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। जब यहाँ पे पानी आके गर्म होता है तो गर्म होकर ये स्टीम बन जाता है। अब यहाँ से पानी आप एंटर कर रहे हैं, यहाँ से तो बाहर नहीं जा सकती स्टीम, इसलिए दूसरी तरफ से स्टीम जो सी वो बाहर निकलती है। जब बाहर निकलती है तो आगे आपने पावर प्लांट लगाया होता है, पावर प्लांट के ज़रिए से ये टरबाइन चलाती है, जो सी स्टीम है इसको बूस्ट करते हैं, उसके बूस्ट करने से पावर प्लांट के स्टीम जो सी जनरेटर चलाती है, जनरेटर चलने से फिर आपकी जो सी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर फिर जो सी इलेक्ट्रिसिटी फिर घरों को भेज दी जाती है। तो कहता है जी इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द अर्थ प्रोवाइड्स अस हॉट वाटर फ्रॉम गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स। देयर इज़ नॉट मोल्टन पार्ट, देयर इज़ हॉट मोल्टन पार्ट डीप इन द अर्थ कॉल्ड मैग्मा। जो ये होता है नीचे वाला मैग्मा कहलाता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वाटर रीचिंग क्लोज टू द मैग्मा चेंजेस टू स्टीम ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ऑफ मैग्मा। दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल वेल कैन बी बिल्ट बाय ड्रिलिंग डीप नियर हॉट रॉक्स ऑफ प्लेसेस। ये अभी मैंने आपको बताया। व्हेन मैग्मा इज़ नॉट वेरी डीप वाटर इज देन पुश डाउन इनटू द वेल। तो वाटर को नीचे लेके जाया जाता है। द रॉक्स क्विकली हीट द वाटर एंड चेंज इट इनटू स्टीम। इट एक्सपेंड्स एंड मूव्स अप टू द सरफेस। इधर से ऊपर आता है फिर, ठीक है। द स्टीम कैन बी पाइप्ड डायरेक्टली इनटू द हाउसेज एंड ऑफिसेज फॉर हीटिंग पर्पस और इट कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। दोनों मकसद के लिए यूज़ की जा सकती है। उसके बाद आता है जी विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी जो सी इसके ऊपर ही है बिल्कुल इस पेज पे। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या प्रेशर कम हो जाता है, हवा चलती है, ये बड़े बड़े जो से हैं विंड जो से हैं टरबाइंस लगा दी जाती हैं, उससे चलते हैं, गोल घूमते हैं, उससे नीचे जो से टरबाइन चलती है, टरबाइन लाइक जनरेटर चलाती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। विंड हैज़ बीन यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेंचुरीज। इट हैज़ पावर्ड सेलिंग शिप्स अक्रॉस द ओशंस। जो शिप्स चलती थीं उसके ऊपर बड़े बड़े जो से सेल्स होते थे, बादबान जिसे कहते हैं, वो भी हवा की वजह से चलाते थे। इट हैज़ बीन यूज टू बाय विंड मिल्स टू ग्राइंड ग्रेन एंड पंप वाटर्स। तो जो पहले जो ये जो दाने चक्की, अब तो चक्कियाँ आ गई हैं या फ्लोर मिल्स आ गई हैं, लेकिन पहले नहीं होती थी, तो इसके ज़रिए से दाने जो से थे वो ये घूमती थी, दाने दरमियान में रखते थे तो पीस जाते थे, तो वो यूज़ करते थे। उसके बाद कहता है जी कि more recently wind power is used to turn wind turbines. When many wind machines are grouped together on wind farms, ये जो से फार्म बनाए जाते हैं, they can generate enough power to operate a power plant. In the United States, some wind farms generate more than 1300 megawatt of electricity a day. इतनी ज़्यादा एनर्जी आ सकी जाती है। In Europe, many wind farms continuously generate 100 megawatts और more electricity a day. लेकिन इसका नुकसान भी बड़ा है।
ये जो उनसे बड़े बड़े होते हैं, पर लगे होते हैं इनके, इससे जानवर को इसकी जद में आ जाता है या कोई भी आ जाता है तो वो बेचारा हलाक हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो बहुत सारे परिंदे जो उनसे हैं वो इसकी वजह से नुकसान उठाते हैं। इसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा शदीद तूफ़ान आ जाए तो ये सारे गिर जाते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पैसा जो सा वो ज़ाया होता है जिससे बिल्ड किया होता है। लास्ट पे आता है जी बायोमास एनर्जी। बायो का मतलब होता है जो ज़िंदा चीज़ें हैं, ठीक है, और मैस जो ज़िंदा चीज़ें उससे हासिल किया जाता है। मैस यानी कि जो क्वांटिटी, उससे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। तो इसी पेज के ऊपर है बायोमास एनर्जी लास्ट पे, ठीक है जी। बायोमास इज़ प्लांट और एनिमल वेस्ट दैट कैन बी बर्नड एज फ्यूल, यानी कि जो से जानवर वगैरह जिस तरह भैंसें वगैरह रखी होती हैं उनका जो सा गोबर वगैरह होता है या जो फुजला होता है उससे, और प्लांट जो से पत्ते गिर जाते हैं उससे हम ये हासिल करते हैं। तो कहता है वन फॉर्म ऑफ बायोमास आर गार्बेज, फार्म वेस्ट, sugar cane and other plants. These wastes are used to run power plants. Many industries that use forest products get half of their electricity by burning bark, ये जो सा तना होता है, and other wood waste. Biomass can serve as another energy source, but problems are there in its use. तो ये यानी प्रॉब्लम तो ज़ाहिर है पेश आती है, मुश्किल पेश आती है। पहले आपको ये गड़ा खोदना पड़ेगा, उसके अंदर उसकी सारी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, ऊपर से इसको बंद करना पड़ेगा अच्छी तरह से वेस्ट अंदर डाल के, तो फिर इसके बाद ये गैस निकलेगी। व्हेन एनिमल डंक, डेड पार्ट्स एंड डेड एनिमल्स डिकम्पोज, दे गिव ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन यानी जो CH4 है जो घरों में आती है हमारे, और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मिक्सचर निकलता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय बर्निंग मीथेन, तो मीथेन को जब जलाया जाता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी हासिल होती है। तो इसके अंदर डाल देते हैं सारा कुछ, उसके अंदर रिएक्शन होता है केमिकल के ज़रिए से, गैस निकलती है, पाइप के ज़रिए से घरों में गैस पहुँचा दी जाती है, आगे चूल्हे वगैरह लगा के या ओवन वगैरह लगा के, तो उससे फिर हम एनर्जी जो उनसे हासिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से बायोमास से हम एनर्जी हासिल करते हैं। तो ये हमारा काफ़ी लंबा एक SLO था 6.4.2। उसके बाद आता है 6.4.3, ये छोटा सा SLO है। स्टेट थ्री बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैस एनर्जी इक्वेशन इज इक्वल टू MC²। ये नॉलेज में आता है, इसका जो सा है आपको सिर्फ कुछ बातें पता होनी चाहिए। पहले तो मैं बता देता हूँ मैस एनर्जी इक्वेशन थी क्या। आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन पेश की थी, और आइंस्टाइन ने जब ये इक्वेशन पेश की उससे पहले की जो सी फिज़िक्स है उसको हम क्लासिकल फ़िज़िक्स कहते हैं। लेकिन जैसे ही ये कंसेप्ट आया E=MC² का, आपकी फ़िज़िक्स जो सी चेंज होकर मॉडर्न फ़िज़िक्स बन गई। तो इससे पहले जो सी फ़िज़िक्स है वो क्लासिकल फ़िज़िक्स कहलाती है, जिसको न्यूटोनियन फ़िज़िक्स भी कहते हैं, और उसके बाद की जो फ़िज़िक्स है वो आपकी मॉडर्न फ़िज़िक्स आ गई। और इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो सा है वो E=MC² इक्वेशन का है। अब ये इक्वेशन है क्या? इक्वेशन ये है जी कि आप कोई मैस ले लें, कोई भी मैटर मैस, उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्केयर से मूव करवाएं, यानी इतना तेज़ मूव करवाना है वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्केयर से। इतना तेज़ जब मूव करेंगे तो वो जो सा मैस होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एनर्जी मैस एनर्जी इक्वेशन है। तो किसी ने पूछा उससे, आइंस्टाइन से, कि आपने C² क्यों किया। किसी ने पूछा आइंस्टाइन से कि आप C² क्यों कर रहे हैं, अकेला C ही ठीक है, क्योंकि C² की ही हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसको मूव करवा सकें। 3 × 10⁸ से मीटर पर सेकंड से ही हम मूव नहीं करवा सकते, तो C² क्यों लगाया। तो उसने कहा कि मेरी इक्वेशन ये ठीक है, यहाँ पे C² ही आना है। उसकी वजह ये है कि अगर इसके उसने फिर इसको साबित किया इसके डायमेंशन से, जो आप फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे पहले चैप्टर में फिज़िक्स के। तो उसने ये बताया कि E जो सा है ना, इसका यूनिट होता है जॉल, तो MC² जो सा है इसका भी यूनिट मिला के किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी जॉल के बराबर होता है। तो उसने दोनों के यूनिट बराबर किए, तब E=MC² जो सी है ना वो प्रूव होती है। तो अब इसके 3 बेसिक कंसेप्ट हैं क्या। पहला कंसेप्ट इसका ये है कि इफ़ मैस इंक्रीजेज देन एनर्जी इंक्रीजेज। अगर हम मैस इंक्रीज़ करेंगे तो एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। पहला कंसेप्ट ये है। इसका मतलब ये होगा कि E ∝ M आ गया।
ई प्रोपोर्शनल टू एम आ गया। मैस बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, मैस कम होगा एनर्जी कम होगी। दूसरा इसका पॉइंट ये है कि मैटर शुड बी मूव्ड विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करना ज़रूरी है। अगर वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव नहीं करेगा तो वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। और यहाँ पे तो सी स्केयर है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्केयर से मूव करना ज़रूरी है उसका। दिस इज़ अकर्ड इन कंस्ट्रेंट कंडीशंस, लिमिट इन कंडीशंस, यानी कि जो सा ये प्रोसेस होगा इज इक्वल टू एम सी स्केयर, इसकी कंडीशंस जो सी हैं कंस्ट्रेंट है, यानी कि लिमिटेड है, यानी कि इसको एक ख़ास किस्म के इन्वायरमेंट में यूज़ किया जा सकता है, हर इन्वायरमेंट में यूज़ इसको नहीं किया जा सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम सी स्केयर जो सा हमारे पास ये वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो हम इसको कांस्टेंट कर दें तो वेलोसिटी कांस्टेंट करने से ई प्रोपोर्शनल टू एम हो जाएगा, यानी कि ई बढ़ेगा, एनर्जी ज़्यादा कब होगी जब मैस बढ़ेगा, एनर्जी कम होगी जब मैस से कम हो जाएगा। अब इसको ये तीन कंसेप्ट जो से हैं इसके बेसिक कंसेप्ट हैं जो ज़रूरी थे। उसके बाद आते हैं हम इसके न्यूमेरिकल्स पे। अगर मैस गिवन होगा, ठीक है, तो हम एनर्जी जो सी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किस तरीके से, अब मैं आपको इसके करीब करके नीचे करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैस 70 किलोग्राम दिया गया है, तो ई इज इक्वल टू एम सी स्केयर की इक्वेशन लगाएंगे। एम 70 है, सी जो सा 3 × 10⁻8 का स्केयर है, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखें, यानी 70 किलोग्राम है, ठीक है, ये 70 किलोग्राम है और 70 को m की जगह पे लगा दिया, 3 × 10⁻8 का स्केयर हो गया, ये 9 × 10⁻16 हो जाएगा। 70 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 630 आ जाएगा और 10⁻16। और अगर हम क्या करें कि पॉइंट और ज़ीरो जो सा इधर ले आएँ तो ये 10⁻18 बन जाएगा, ठीक है, यानी एक ज़ीरो इधर आ जाएगा 17 हो जाएगा, एक पॉइंट इधर मूव कर दिया 6.3 10⁻18 जूल हो गया। और अगर हमें एनर्जी जो सी है गिवन हो और हमने मैस निकालना हो तो फिर हम ये करेंगे। एनर्जी दी हुई है हमें 9 × 10⁻20 जूल, तो हम क्या करेंगे, ई की जगह पे ये लगा देंगे, मैस हमने निकालना है और सी की वैल्यू हमें पता है, ये 10⁻16 हो जाएगी। इसको डिवाइड कर देंगे इधर ला के, 9 से कट जाएगा, 10⁻16 ऊपर जाके -16 हो जाएगा, तो 10⁻20 - 16 10⁻4 आ जाएगा, यानी कि ये 10⁻4 किलोग्राम जवाब आ। तो ये 10⁻4 किलोग्राम हमारे पास हासिल हो जाएगा, आ जाएगा मैस, यानी कि 10,000 किलोग्राम जो सा मैस है वो होगा। तो 9 × 10⁻20 जूल जो सी एनर्जी हमें हासिल होगी। तो इस तरीके से मैंने आज आपको ये SLO जो से करवाए हैं कि किस तरीके से हम SLO जो सा है 6.4 और 6.4.1, 6.4.2 और 6.4.3 कर सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। लेक्चर तो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन ये है कि ये ज़रूरी चीज़ें थीं जो समझानी ज़रूरी थीं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा लंबा लेक्चर जो सा है वो आपका लिया है। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।